हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 4। ओके, इसके पहले ऑलरेडी पार्ट नंबर 1, 2, 3 अपलोड कर दिया है, जिसमें से गाइज पार्ट नंबर 2 एंड 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। मतलब 2 और 3 दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उनको समझ लिया तो थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स वाला जो चैप्टर नंबर 4 है तो समझेगा ही, एज वेल एज जो केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो भी आपको समझ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस बिल्कुल नहीं करिएगा। इस पार्ट को बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है, 5000, 10,000, इससे भी अधिक लोगों ने देख लिया है। तो आप भी जाओ और फटाफट देख लो। ओके, अगर इसकी आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे यहाँ पे कांटेक्ट करो, या फिर मेल कर सकते हो, या फिर इंस्टा में यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में कहीं भी ज्वाइन करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, मैं हूँ प्रशांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं अभी अच्छे से चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसके पहले हमने सब पढ़ा, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा, कैसे हीट ट्रांसफर होता है, सिस्टम क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से सारी चीजें हमने समझी। अभी हमको यहाँ पे देखना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 प्रोसेसेस हैं, 7 प्रोसेस है, और इनको हम अच्छे से आज समझने वाले हैं, सारे के सारे 7 प्रोसेसेस को, 7 प्रोसेस को। ठीक है, चलो ध्यान देना अच्छे से। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैं अगर आपको कहूं कि जो आपके यहाँ पे अंदर ये ग्लास है, और ग्लास के अंदर आपने फिल करके रखा है कोई भी सिस्टम को, अंदर कोई भी सपोज लिक्विड सिस्टम है। ओके, तो लिक्विड सिस्टम यहाँ पे फिल्ड है। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या होगा, अभी इनिशियल फेज में लिक्विड था। ठीक है, अगर मैं नीचे से हीट प्रोवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं नीचे से इसे हीट प्रोवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, गैसियस फॉर्म में बन जाएगा। अगर मैं ऊपर से क्लोज सिस्टम बना के रखा हूं, क्लोज करके रखा हूं ऊपर से, यानी कि अपना ये क्लोज्ड सिस्टम है। हमने पढ़ा था ना, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लो कि ये क्लोज्ड सिस्टम है, तो यहाँ से जो गैस जाएगी, यहाँ पे जब हीट दूंगा मैं इसे, तो यहाँ पे ये गैस बन जाएगा लिक्विड। यानी कि पहले जो सिस्टम का स्टेट था वो लिक्विड था, और अब गैस है। यानी कि सिस्टम का स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। कब चेंज हुआ, जब हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को दिया, मतलब प्रोवाइड किया सिस्टम को, तभी। ठीक है, तो यही चीज समझना अच्छे से कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज द प्रोसीजर by which initial state of a system changes to its final state। कहने का मतलब आपको अभी समझ गया होगा कि यानी कि जो इनिशियल स्टेट होता है सिस्टम का, पहले वाला स्टेट, यानी कि पहले जैसे यहाँ पे लिक्विड था, बाद में गैस बन गया, तो वो स्टेट से फाइनल स्टेट में जो सिस्टम चेंज होता है, तो वो किस प्रोसीजर की वजह से चेंज हुआ, कौन से प्रोसेस की वजह से चेंज हुआ, वो प्रोसीजर को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। समझा कि नहीं। और ये प्रोसीजर कितने, टोटल 7 टाइप्स के हैं, और आज हम इन सारे प्रोसीजर को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसे फर्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे हो गया, हीट को हमने चेंज किया, मतलब हीट प्रोवाइड किया और अपना सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। ये बात ध्यान रखना। तो या तो कभी कभी हम हीट देंगे, अगर मान लो गैस है तो गैस क्या करेगा, अगर यहाँ से हीट हमने बाहर ले लिया तो ये लिक्विड बन जाएगा, कंडेंस कर देंगे। लिक्विड से और हीट हमने रिमूव किया तो ये सॉलिड बन जाएगा आइस के फॉर्म में। समझा कि नहीं। तो अगर हीट लॉस किया चाहे हीट गेन किया तो सिस्टम का स्टेट चेंज होने वाला है। अगर हीट गेन किया तो वो हीट पॉजिटिव हीट होती है, अगर हीट लॉस किया तो वो हीट निगेटिव हीट होती है। ये तो हमको पता है। यानी क्यू क्या होगा, पॉजिटिव अगर गेन किया तो सिस्टम ने अगर गेन किया, और क्यू निगेटिव होगा अगर सिस्टम ने हीट लॉस किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में, तो वो वीडियो मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह है। एक सिस्टम और होता है जिसे याद रखना अच्छे से, क्वासी स्टैटिक सिस्टम। यहाँ पे क्वासी स्टैटिक सिस्टम। ओके, जैसे कि आप अगर इंडियन पॉलिटी वगैरह पढ़ो, वहां पे इंडियन पॉलिटिक्स, तो वहां पे आपको क्वासी फेडरल और ऐसा यूनिक मिलते हैं, ठीक है, यूनिटरी वगैरह। तो वैसे ही यहाँ पे क्वासी यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि क्वासी सिस्टम स्टेट क्या होता है। देखो, हम लोग को पता है कि कोई भी अगर स्टेट मान लो चेंज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो इनिशियल से फाइनल में भले न जा रहा हो, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, कैसा भी कन्वर्ट हो रहा है, अपने को उससे क्या फर्क पड़ता है, बस उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो अगर कोई भी अपना स्टेट चेंज करता है तो उसके अंदर छोटा मोटा चेंजेस आती है, यानी कि इनफाइनाइटेसिमली थोड़ा सा चेंजेस आता है, हल्का चेंज तो रहता है। और वही इनफाइनाइटेसिमल चेंजेस होता है वेरिएबल्स में, इसे हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक सिस्टम, ऐसे सिस्टम को। अब वेरिएबल क्या है, तो प्रेशर हो गया, फिर उसका टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद उसका जो डेंसिटी है, फिर उसके बाद वॉल्यूम है, ये सब वेरिएबल्स होती है, स्टेट के वेरिएबल होते हैं। तो स्टेट के वेरिएबल में जो इनफाइनाइटेसिमल चेंजेस आते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, जब वो सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर रहा होता है,
यानी लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में ऐसे जा रहा होता है, जब वो चेंजेस हो रहे होते हैं तो उसके स्टेट के वेरिएबल में जो भी स्मॉल स्मॉल अमाउंट में चेंजेस आते हैं, जो सिस्टम ऐसा स्मॉल अमाउंट में चेंज करता है, ऐसे सिस्टम को हम क्वासी स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जो प्रोसेसेस होता है ना, ये प्रोसीजर जो होता है, यानी कि अपने स्टेट को चेंज करने के लिए इनिशियल टू फाइनल जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस करने के लिए जो ये प्रोसेस है, ये बहुत सारे डिफरेंट वेज में हो सकता है। या तो कभी कभी हम प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो अपना स्टेट चेंज होगा, या तो हम प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे, या टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम ना अपने पास जो भी स्टेट वेरिएबल है, इन्हीं स्टेट वेरिएबल को हम चेंज कर करके और अपने प्रोसीजर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करेंगे, यानी स्टेट को चेंज करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि कितने प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हो गया, देखो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अच्छे से मैंने यहाँ पे बताया है, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, फर्स्ट वन हो गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, सेकंड वन हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर उसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर साइक्लिक प्रोसेस एंड फ्री एक्सपांसन। तो इतने हमको पढ़ना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब देके रखा है। ठीक है, और इतना अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो ये 100% समझो कि आपका 5 मार्क्स फिक्स है। मतलब ये प्रोसेस में से एक प्रोसेस 100% एग्जाम में बोर्ड के पूछेगा। 100% बोल रहा हूं ना, तो इतना बिलीव करो। ठीक है, 99 भी नहीं चलेगा, 100 पूरा, इसमें से एक 100% आएगा, चाहे कोई भी आ जाए। मोस्ट आने का एग्जाम में आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस ज्यादा आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और 3 मार्क्स के लिए साइक्लिक और फ्री एक्सपांसन भी पूछ सकता है, तो ये बातें ध्यान रखना। चलो, तो अभी हमने क्या देखा था कि अपने पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रास्ते हैं, पाथ हैं, जिससे कि हम लोग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में किसी भी सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू अभी हम यहाँ पे देखेंगे बहुत आसानी से। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राफ बना के एक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ प्रेशर क्या कर रहा हूँ, प्रेशर प्लॉट करूंगा। ठीक है, ऊपर की तरफ प्रेशर प्लॉट करूंगा, और यहाँ पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, वॉल्यूम प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम, यानी कि अभी यहाँ पे थोड़ा फोकस करना। अगर मैं, ये 0 है, ठीक है, ओरिजिन से अगर मैं इस साइड जाता हूँ, ठीक है, ऐसे जाता हूँ, तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर इस ओरिजिन से मैं ऊपर की तरफ जाता हूं, तो अपना प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस बात को ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, प्लॉट कर रहा हूँ वैल्यू, ये इनिशियल वॉल्यूम, फिर यहाँ पे देखो फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अगर यानी कि मैं अगर यहाँ से इस तरह से आगे जाता हूँ, इस तरह जाता हूँ, ठीक है, तो अपना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे मैंने ले लिया इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पे मैंने ले लिया फाइनल प्रेशर। तो अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, तो ये अपना क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ओके, तो अभी ध्यान देना जरा, अगर मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, अगर मैं इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ना, तो जब ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, अपना प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर इसी ग्राफ में मैं अब ऐसे नीचे की तरफ आऊंगा, अगर नीचे की तरफ मैं आता हूँ, तो अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बिकॉज देखो यहाँ पे इनिशियल था, फिर आगे हम बढ़े, अगर मान लो यहाँ पे 1 था, 0, फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 5 हुआ ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम 5 रहेगी। और अगर इसी प्रेशर, तो ये यहाँ पे मान लो 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ऊपर की तरफ गया ना, तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर ऊपर की तरफ जाता हूं, तो ये प्रेशर बढ़ता है, और अगर इस तरह बढ़ता हूं, तो ये यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी आपको आई थिंक समझ चुका है कि हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को भी इंक्रीज डिक्रीज मतलब चलते रहेगा, प्रेशर का इंक्रीमेंट, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट, ये सब चलते रहेगा, डिक्रीमेंट भी चलते रहेगा। ठीक है, चलो तो मान लो अपना एक स्टेट है, फाइनल स्टेट ए है, और या इनिशियल स्टेट ए है, और ये फाइनल स्टेट है, मतलब ये अपना फाइनल स्टेट है, यहां तक अपने को पहुंचना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये ए क्या है, अपना ये इनिशियल स्टेट है, स्टार्टिंग का स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है। यहां से अपने को बी पॉइंट में आना है। अब कितने रास्ते हैं, पहला पाथ ये डायरेक्ट हो गया, दूसरा पाथ अपने पास यहाँ पे देख लो इस तरीके से, ये सी पाथ हो गया, फिर ऐसे अपने पास यहाँ पे देखो सेकंड पाथ के बाद यहाँ पे देखो थर्ड पाथ हो गया। तो देखो इस तरह से अपने पास 3 पाथ है। पहला हम डायरेक्टली देखो यहाँ पे ये प्रेशर ए से और बी तक आए, फिर दूसरा क्या है, पहले सी पॉइंट में गए उसके बाद बी तक आए, और तीसरा पाथ क्या है, पहले डी पॉइंट में गए उसके बाद बी पॉइंट तक आए। तो इस तरह से अपने पास 3 पाथ है। अब हम तीनों पाथ को अच्छे से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला पाथ, फिर हम देखेंगे सेकंड वाला पाथ, और इसका थर्ड वाला पाथ। 3 पाथ है, तीनों को अलग अलग समझते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी ध्यान देना, यहाँ पे प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम मैक्सिमम है। देखो ना, वॉल्यूम वी फाइनल अपना वॉल्यूम है, और ये यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम है, यहाँ पे फाइनल प्रेशर है और ये इनिशियल प्रेशर है। तो इनिशियली प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऊपर है ना तो ज्यादा प्रेशर रहेगा, ठीक है, ऐसे आपको समझ के रखना है। तो ग्राफ है अपना, मैंने यहाँ पे पीएफ ले लिया था, आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। चलो अभी यहाँ पे हम लोग ध्यान देना, पहला वाला स्टेप हम देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप ध्यान देना, बहुत आसान है, डरो मत ग्राफ देख के। मैंने जैसा बताया ना अभी यहाँ पे, ये चीज जो मैंने समझाई है ना, कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो अपना ग्राफ है, ग्राफ का नंबर किधर किधर बढ़ता है वो आपको पता रहना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो जब यहाँ पे अपना प्रेशर था, और प्रेशर देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, मतलब देखो पहले यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या था, 5 नंबर था, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से, जब भी मैं इस पॉइंट में आया तो अपना प्रेशर कितना रहेगा, 4 रहेगा। जब भी मैं इस पॉइंट में आऊंगा तो अपना प्रेशर क्या रहेगा, 3 रहेगा। यानी प्रेशर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है, प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ग्राफ में डिक्रीज हो रहा है। अभी मैं अगर यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्रेशर, और यहाँ पे कितना था, 5 था, इनिशियली 5 था। तो अभी प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस ग्राफ में। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम, तो अगर यहाँ पे मान लो मैंने मान लिया 1 था, यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे क्या है 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो जब यहाँ पे था तो अपना वॉल्यूम कितना था, 1 है, देखो ना यहाँ पे 1 है, देखो ये 1 वैल्यू है, ठीक है। बट अगर यही वैल्यू में यहाँ पे लेके आऊं, देखो यहाँ पे वैल्यू 2, यानी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे देखो 5 हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना धीरे धीरे। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे जाने में, और यहाँ से नीचे आ रहा हूं तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि फाइनल इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आने में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये तो हमको भी पता है, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। अगर प्रेशर को आप डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। और अगर आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बात थोड़ा समझ के रखो। तो ये पहला ग्राफ आपको समझ गया, यानी कि यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, ये तो हमको पता है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये सेकंड पाथ समझते हैं, सेकंड पाथ में क्या हो रहा है। अब ध्यान देना अच्छे से, मान लो यहाँ पे क्या है, वैल्यू 5 है, यहाँ पे वैल्यू 4 है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 वैल्यू हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ध्यान देना, मान लो ये 5 वैल्यू है, सेकंड पाथ की बात कर रहा हूं, पहले सी पॉइंट पे जाना है, फिर बी अपने फाइनल में पहुंचना है, और ए इनिशियल है, पहला स्टेट है। तो पहले स्टेट में जब अपना सिस्टम है तो यहाँ पे इसकी प्रेशर कितनी है, 5 है, ठीक है। और देखो फिर सेकंड स्टेट में सी तक पॉइंट तक गया है तो 5 ही रहेगा ना। देखो प्रेशर यहाँ पे सी तक गया तो 5 ही रहेगा। चेंज हुआ क्या, यानी प्रेशर सी पॉइंट तक, कौन से पॉइंट तक, सी पॉइंट तक क्या है, कांस्टेंट है। समझा कि नहीं, नो चेंजेस, ठीक है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। और वॉल्यूम में क्या हुआ है, तो वॉल्यूम में देखो पहले 1 था वॉल्यूम, फिर यहाँ पे देखो 2 था वॉल्यूम, फिर यहाँ पे देखो 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, यानी वॉल्यूम कंटिन्यूअसली क्या हुआ है, सी पॉइंट तक इंक्रीज हुआ है। कॉन्सेप्ट समझा ना, इतना आसान सा ग्राफ है, बच्चों को भी समझेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5th पॉइंट तक जब आप गए तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। नाउ अब सी से बी में आते हैं, तो जब सी से बी में आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्रेशर डिक्रीज होगा। देखो जब इस पॉइंट पे आऊंगा तो यहाँ पे देखो 4 है तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, फिर इस पॉइंट में आऊंगा तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, देखो हाँ प्रेशर डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर से देखो प्रेशर डिक्रीज हुआ, और जब बी पॉइंट में आया तो फाइनली देखो प्रेशर 1 है, ठीक है, तो अपना प्रेशर डिक्रीज हुआ है। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो 5 ही था ना, तो नीचे आ रहे हो तो अपना वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, इसी पॉइंट पे आ रहे हो आप, 5 पॉइंट पे ही आ रहे हो, देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो जब हम सी से बी में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। और जब हम ए से बी में जाते हैं तो अपना प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। समझा कि नहीं, तो ये अपना सेकंड ग्राफ हो गया। व्हाट अबाउट थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ ए से बी में पहुंचना है, तो मान लो यहाँ पे देखो 5 वैल्यू है, इसी तरीके से वैल्यू, कोई भी ग्राफ समझना हो ना तो वैल्यू पुट कर देने का और फिर अपने ग्राफ को समझने का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो जब हम ए से पहले कहाँ पे आएंगे, डी पॉइंट में आएंगे, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो ए से जब हम डी में आएंगे, थर्ड पाथ देख रहे हैं अभी, तीसरा रास्ता अपने प्रोसेस को चेंज करने के लिए। जब हम ए से डी में आएंगे तो पहले देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 4 पे आया, फिर 3 पे आया, 4 पे, यानी कि अपना प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट व्हाट अबाउट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है, अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिकॉज देखो ना ए से डी में आने के लिए वॉल्यूम 1 ही रहेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये पहला प्रोसेस हो गया फॉर ए टू डी के लिए, ओके। नाउ व्हाट अबाउट डी टू बी, तो डी से बी में जाने के लिए अपना अब यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बिकॉज वॉल्यूम पहले देखो यहाँ पे, यहां से ऐसे जा रहे हैं हम, तो वॉल्यूम पहले 1 था, फिर 2 था, 3 4 5 ऐसे वॉल्यूम है, बट व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर ओनली 1 रहेगा प्रेशर। ओके, इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो ये हो गया फॉर C2D के लिए, D2B के लिए, ओके, DB के लिए, ये पॉइंट के लिए। तो ये तीनों ग्राफ है, आपके टेक्स्ट बुक में देके रखे हैं, इन्हें आप अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, दो रास्ते और हैं अपने पास चेंज करने के लिए, यहाँ पे ध्यान देना, ये दो रास्ते, इनको और थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। देखो, मान लो अपने पास 2 सिलेंडर है और इसमें इस तरीके से कुछ पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, ठीक है, और अंदर गैस भरी हुई है, यहाँ पे गैस भरी हुई है अंदर, इस तरीके से यहाँ पे गैस भरी हुई है। ठीक है, इनिशियली क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट में अपना पिस्टन कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसकी VI है, स्टार्टिंग में यहाँ पे वॉल्यूम VI है। ठीक है, अगर हमने इस गैस को थोड़ा बहुत हीट दे दिया, क्या दे दिया, हमें थोड़ा बहुत हीट दे दिया बर्नर के थ्रू। ठीक है, जब हम हीट देंगे तो जो अंदर की गैस है, अंदर की गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी, और जब अंदर की गैस क्या होगी, एक्सपांड, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने इसे मान लिया VF, यानी इनिशियली वॉल्यूम कितनी थी, VI थी, और बाद में चेंज होकर कितनी बन गई वॉल्यूम, VF बन गई। ये VI से VF तक पहुंचने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया है, हीट दिया है सिस्टम को। हीट देंगे भाई गैस को, तो गैस क्या होती है, एक्सपांड होती है, बढ़ती है। तो अपने आप को उसने क्या किया, एक्सपांड किया, और इसने वर्क परफॉर्म किया ऑन द पिस्टन। तो पिस्टन में इसने क्या किया, वर्क परफॉर्म किया, और पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो यानी कि पिस्टन को इस गैस ने ढकेल दिया ऊपर की तरफ, यानी वर्क परफॉर्म किया इस अपनी गैस ने। ठीक है, और जब गैस यहाँ पे वर्क परफॉर्म करे, खुद अपना सिस्टम काम करे, तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने हीट के थ्रू सिस्टम के स्टेट को चेंज कर दिया, स्टेट वेरिएबल को चेंज कर दिया, यानी इनिशियली वॉल्यूम VI था और अब VF है, और VF जो है यहाँ पे ज्यादा है, VI क्या था, कम था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये पहला तरीका हो गया कि हमने हीट प्रोवाइड करके और ये सारे चेंजेस ला दिए। चलो सेकंड स्टेट में चलते हैं। सेकंड तरीका, यहाँ पे मान लो इस तरीके से कुछ आपके सामने 2 कंटेनर है, उन कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है, और उसके अंदर 2 कंपार्टमेंट है। ठीक है, एक में वैक्यूम है, कोई गैस वगैरह नहीं है, ठीक है, और दूसरे में यहाँ पे गैस भरी हुई है। ठीक है, मैंने पहले वाले को VI' ले लिया और इसको मैंने VI ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ तक पहुंचना है, ये फाइनल स्टेट है अपना। ठीक है, ये फाइनल स्टेट है और ये इनिशियल है। ठीक है, इनिशियली क्या है, एक कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर है, एक में वैक्यूम है, एक में नॉर्मल गैस है। ठीक है, इसको मैंने Y दे दिया, इसको X दे दिया, वैक्यूम वाले को Y, गैस वाले को X। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होने वाली है। हीट ट्रांसफर क्यों होता है ना, तो 0 रहेगा, वर्क भी 0 रहेगा। बट फिर भी यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान देना, एक्सपांसन हुआ, वैक्यूम गायब हो गया। तो कभी आपके पास आपने बलून यूज किया रहेगा, बलून के अंदर गैस भरी होती है, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही बस्ट होता है अपना बलून, फूटता है, तो क्या होती है, गैस अपने आप बाहर आ जाती है। तो क्या कुछ गैस ने काम किया, नहीं, उसकी जो बाउंड्री थी वो बाउंड्री क्या हो गई, जैसे ही ब्लास्ट हुई, बस्ट हुई, फूट गई, तो गैस अपने आप बाहर आ गई। गैस ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया, और ना ही गैस ने कोई एनर्जी को रिलीज किया है, और ना ही उसने एनर्जी गेन की है। तो यहाँ पे Q भी 0 हो गया, यानी कि लॉस एंड गेन एनर्जी भी 0 है, और ना ही गैस ने कुछ काम किया है, तो वो भी 0 है। बट यहाँ का जो एयर था वो इन्वायरमेंट में चला गया, समझा कि नहीं। तो कुछ यहाँ भी होगा, जो ये कंपार्टमेंट है मिडल में, ये कंपार्टमेंट अगर मान लो बस्ट हो गया, फूट गया, तो यहाँ पे जो गैसेस है ये ऑटोमेटिकली क्या होंगी, प्लेस को एक्वायर करने के लिए ऑटोमेटिक वैक्यूम में चली जाएगी। ऑटोमेटिक यानी कि ऐसा एक्सपांसन जो कि फ्री एक्सपांसन है। ठीक है, मतलब विदाउट हीट दिए। यहाँ पे देखो कैसा हुआ था एक्सपांसन, हमने हीट प्रोवाइड किया था बर्नर के थ्रू, तो गैस क्या हुई थी, एक्सपांड हुई थी, और पिस्टन पे इसने वर्क परफॉर्म किया था। बट यहाँ पे कोई वर्क नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बस्ट हो गया है, बस फूट गया है अपने बीच का कंटेनर, और यहाँ से जो गैस है वैक्यूम में चली गई। ठीक है, तो पूरी गैस मिक्स हो चुकी है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम देखो, जब अपना वैक्यूम था तो वैक्यूम का VI और डैश हो जाएगा प्लस, और इसका क्या हो जाएगा, VI ओनली, जो नॉर्मल यहाँ पे गैस है इसका। तो दोनों का ऐड कर दोगे ना, तो यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम मिला ये, तो ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, और जो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे था इस तरीके से कुछ, तो ये इनिशियल वॉल्यूम था। ओके, और ये फाइनल वॉल्यूम, यानी कि पूरे हर तरफ गैस ही गैस हो गई। ये स्टेट चेंज हुआ ना, तो स्टेट वेरिएबल यहाँ पे चेंज हुआ, यानी कि जो वॉल्यूम है ये स्टेट वेरिएबल होता है, यानी कि जो प्रेशर है, फिर जो टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम है, ये सब स्टेट वेरिएबल होते हैं। इन्हीं को चेंज करना होता है, और इन्हीं को चेंज करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्री एक्सपांसन।
हम इसे फ्री एक्सपांसन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वर्क जीरो है और यहाँ पे एनर्जी भी जीरो है और फिर भी एक्सपांसन हुआ है गैस का, ठीक है, जस्ट बस्ट होने की वजह से। कंपार्टमेंट का फिजिकल जो है यहाँ पे बॉडी है वो बस्ट हो गई, फूट गई है, तो गैस ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली चली जाएगी एक्वायर करने के लिए प्लेस को। खाली स्पेस है जो एम्प्टी स्पेस है वैक्यूम के पास, उस स्पेस को एक्वायर करने के लिए अपनी गैस ट्रेवल करेगी और पूरा वॉल्यूम मिक्स होके VI प्लस VI डैश, यानी कि जो ये VI डैश है और ये VI है, दोनों के दोनों कंबाइन होके यहाँ पे VF दे देंगे, यानी फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, एक फ्री एक्सपांशन के थ्रू, एक हीट देके। इस तरीके से भी हम सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहां तक तो था पूरा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का बेसिक, यहाँ पे जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का बेसिक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे अपना जो प्रोसेस, हमने सातों प्रोसेस देखे थे उनको। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड चेंज एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है, कि ए प्रोसेस बाय विच टू और मोर दीज वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। यानी कि दो या दो से ज्यादा कितने भी वेरिएबल रहने दो। वेरिएबल क्या होते हैं फिर से बता देता हूं, डरना मत। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं स्टेट के। तो ये दो या दो से ज्यादा स्टेट वेरिएबल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्टेट वेरिएबल चेंज होते हैं एक दूसरे में, इसी चेंज को थर्मोडायनेमिक चेंज कहते हैं। अभी जब से हम क्या देखते आ रहे हैं कि प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब चेंज हो रहा है ना एक दूसरे में। अभी तो हमने प्रेशर वॉल्यूम का चेंज देखा ही, अब हम टेम्परेचर का भी देखेंगे, ठीक है। तो एक दूसरे में जो ये वेरिएबल चेंज होते हैं, इसी चेंज को हम क्या कहते हैं? अपना थर्मोडायनेमिक चेंज कहते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी कह सकते हो। ओके, चलो तो फर्स्ट वाला हम अभी यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही चिंदी और बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे क्या दिया है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी, और रिवर्सिबल प्रोसेस यानी जो रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अब इस चीज को समझना, दो चीज मैं आपको पहले बताऊंगा। मान लो A बॉडी है और यहाँ पे B बॉडी है, ठीक है। कभी भी जो हीट का ट्रांसफर होता है, हमने देखा था कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और जो इसका टेम्परेचर है यहाँ पे, ये ओनली मान लो कि यहाँ पे सोचो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। नहीं तो मान लो अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे 50 नहीं, मैं 30 ले लेता हूँ, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है, ओके। 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर देके रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होकर यहाँ पे जाएगी, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से हीट हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करती है, ठीक है। चलो, तो एक बार जब ट्रेवल हो गया और इसका भी 50 डिग्री पे आ गया और इसका भी 50 डिग्री पे आ गया, ठीक है। ऐसा होने के बाद क्या ये जो स्टेट, अभी देखो 100 से ये 50 में हो गया, ये 30 से 50 डिग्री में चला गया, दोनों का यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। क्या मेंटेन हुआ है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है। तो क्या अब ये वापस से इस 50 डिग्री से अपने इनिशियल स्टेट में आ सकता है 100 डिग्री सेल्सियस में? और क्या ये 50 से वापस से 30 में आ सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। और दुनिया का ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी सिस्टम यही ट्राई करता है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे। जब यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है तो ये वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आएंगे। ये जो ए ऑब्जेक्ट है जो 50 में पहुंच चुका है, वापस से 100 डिग्री सेल्सियस में हम नहीं आएगा। आएगा भी तो हमें एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा, बाहर से हीट देनी पड़ेगी और यहां से हीट रिमूव करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली नहीं आने वाले। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जा चुकी है, ठीक है। तो ऐसे वाले स्टेट, ऐसा सिस्टम, ऐसे ऑब्जेक्ट जो थर्मल इक्विलिब्रियम में जाने के बाद और वो अब वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकती है, फाइनल स्टेट में चले गए, अब वो कभी इनिशियल स्टेट में नहीं आएंगे, यानी कि ये रिवर्स नहीं हो सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्स बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता है, कैन नॉट रिवर्स बैक इनटू देयर ओरिजिनल स्टेट। दीज प्रोसेस आर सेड टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और इनमें इनिशियल स्टेट स्टोर नहीं होता है, रीस्टोर हम नहीं कर सकते, यानी वापस से हम कभी भी इनिशियल स्टेट को रीस्टोर नहीं कर सकते। एक बार फाइनल बन गया तो कभी हम इनिशियल स्टेट में नहीं आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आपके पास मिल्क है और मिल्क को आपने कर्ड बना दिया।
अब आप कर्ड से कभी लाइफ टाइम में कभी आप मिल्क नहीं बना पाओगे, ठीक है। कर्ड को आपस से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, एक ही डायरेक्शन में ये प्रोसेस होगा, कभी ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू देयर ओरिजिनल स्टेट और इनिशियल स्टेट। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखना। अभी हम रिवर्सिबल देखते हैं, फिर इस ग्राफ में आते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में कुछ पॉइंट हमें अच्छे से समझना है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी अचीव्ड बाय सम प्रोसेसेस। कुछ ऐसा हम कर देंगे, सम ऐसा कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेंगे जिससे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल स्टेट को हम पा सकते हैं। लाइक अगर सपोज आइस है, आइस को आपने वाटर में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, आपने इसमें हीट दिया होगा, ठीक है। सिस्टम में आपने हीट दिया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, और वाटर से जब आप हीट रिमूव करोगे, ठीक है, इसके अंदर से हीट क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो ये वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक टाइप का रिवर्सिबल प्रोसेस है। इनिशियली यहाँ पे आइस के स्टेट में था अपना वाटर, और अब ये लिक्विड बन गया, और वापस लिक्विड से हम इसे आइस में बना सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ओके, और दीज टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस कैन बी रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। और इन प्रोसेस में क्या होता है कि जो अपना इनिशियल स्टेट होता है उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे प्रोसेस को हम आइडियल प्रोसेस भी कहते हैं। बिकॉज इतना अच्छा प्रोसेस है, पहले जैसा था कुछ और चेंज होगा और वापस से अपने स्टेट में आ जाएगा, यानी कि ये अपने पेशेंस को कभी नहीं खोता है, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो अभी समझ लो अपने आप को चेंज करके वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाए, तो वही एक आइडियल इंसान होता है। तो वैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल समझ लो कि जो इनिशियल से फाइनल में जाए और फाइनल से वापस इनिशियल में आ जाए, उसे हम आइडियल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ये आइडियल प्रोसेस है, तो हमको पता है कि आइडियल प्रोसेस में अगर देखो आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ, हमने हीट दिया था, ठीक है, और जब वाटर से आइस में कन्वर्ट किया तो हमने वही हीट वापस से ले लिया, यानी कि कोई भी यहाँ पे लॉस हुई क्या, एनर्जी जितना दिया था उतना वापस से ले लिया। तो यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, एक ही बार में जल्दी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुई है, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 है, ना ही एनर्जी गेन हुई है और ना ही एनर्जी लॉस हुई है। जो अपना सिस्टम में हम एनर्जी देते हैं या सिस्टम से एनर्जी जो लेते हैं उसको हम Q से दिखाते हैं। तो यहाँ पे Q क्या है, 0 है रिवर्सिबल प्रोसेस में। वाई, बिकॉज जितना एनर्जी हमने दी थी आइस से वाटर में बनाने के लिए, उतना ही वाटर से फिर से आइस में हम ले लेंगे, वाटर से आइस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, जितनी एनर्जी थी सिस्टम की उतनी ही है, यानी कि Q क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। और इसीलिए ये प्रोसेस रिवर्स ट्रीटेड होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल या फिर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो, यहाँ पे ध्यान देना, अपना ये जो प्रेशर है, प्रेशर देखो नीचे जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे देखो कैसा रहता है, 5 रहता है, फिर 4 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, फाइनली 1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। बट अगर मैं यही वॉल्यूम की बात, अच्छा देखो यहाँ पे जो अपनी वॉल्यूम है, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, और यहाँ पे ये अपना प्रेशर है, ठीक है, वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम देखो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे पहले 5 था, फिर 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी थी, 5 थी, फिर यहाँ पे वॉल्यूम 4 हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, फिर यहाँ पे जाओगे 1 हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट व्हाट अबाउट प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले फिर 4 हो गया, 5 से फिर 3 हो गया, फिर ऐसे देखो यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में वॉल्यूम एंड प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ के रखना है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है ये एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं, ठीक है, यानी कि दे आर ट्रीटेड एज अपोजिट इन डायरेक्शन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये अपोजिटली वर्क करता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ के ग्राफ में आते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम सीधा एकदम देखो कैसे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे प्रेशर भी, बट यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। यानी कि जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है, इररिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत सारे एक्सटर्नल यानी डिसिपेटिव फोर्सेस अप्लाई होते हैं, और बहुत सारे वॉल्यूम प्रेशर तो चेंज होता ही है, बट ऐसा नहीं कि रिवर्सिबल होगा। ये इनको रिवर्सिबल रहेगा इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये इररिवर्सिबल होंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। और इनमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी अप्लाई करते हो जब हमको रिवर्स करना होता है तो, यानी कि अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 100 में वापस से आना है
तो हमें बाहर से कुछ फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होंगे। तो ये जो बाहर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसे हम डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसिपेटिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि हमने जानबूझ के चेंज करना है अभी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को। ठीक है, कुछ ऐसा करना है, बट ये केमिकली जो चेंज होते हैं ना इरिवर्सिबली, कभी भी हम बैक वापस से नहीं ले सकते, वापस से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्ड से मिल्क तो कभी नहीं बनने वाला, बिकॉज ये केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल, केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में। ओके, चलो, तो जब फिजिकली की बात होती है तो यहाँ पे डिसिपेटिव फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तो 50 से हम 100 में आ सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली नेचुरली नहीं होने वाला है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी रिवर्स बैक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये दो टाइप की प्रोसेस हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा कॉजेस देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से कॉज हैं, यहाँ पे अपने पास कौन कौन से कॉजेस हैं कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी के। मतलब क्या है ऐसा कि प्रोसेस अपना रिवर्स नहीं होता है। अब रिवर्स हो गया तो आइडियल हो जाएगा, बट यहाँ पे इरिवर्स है तो ये खराब है अपने लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे मेन रीजन क्या है? मेनी प्रोसेस सच एज फ्री एक्सपांशन, जिनमें ना तो फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, ना तो कोई एनर्जी लॉस गेन होती है और ना ही ये कोई काम करते हैं। यानी वर्क और क्यू, जो हीट गेन और लॉस एनर्जी होती है, कितना लॉस किया कितना गेन किया ये क्यू होता है, और वर्क कितना परफॉर्म किया ये जीरो है। यहाँ पे फ्री एक्सपांशन में होता है। और एन एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन टेक द सिस्टम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज अगर देखो अपना अमेरिका और उसने जापान में देखो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, तो क्या वापस से जो भी वहां पे अपने पास जो न्यूक्लियर मटेरियल था, ठीक है, यानी कि जो भी वहां पे अपने पास मटेरियल आया था, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, क्या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को वापस से हम लोग रिवर्स बैक ले सकते हैं? तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आज 60 to 70 ईयर्स हो चुके हैं और तभी भी वहां पे इनफैक्ट जो है वहां पे इफेक्ट है वो अभी भी देखने को मिल रहा है जापान में। ठीक है, तो ये जो भी केमिकल या फिर एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं इनके रिएक्शंस ये इरिवर्सिबल है। एक बार हो गया तो हो गया। एक बार अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो उसको आप रिवर्स बैक नहीं ले सकते हो। वो एक बार ब्लास्ट हो गया, उसके अंदर के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो बाहर निकल गए तो वो चले गए, वो रेडिएशन इमिट हो गया। वापस से आप रेडिएशन को अंदर नहीं ला सकते हो। मान लो आपके पास जो भी मोबाइल के टावर होते हैं नेटवर्क वगैरह के, वहां से जो भी टावर वापस गया, बाहर रिलीज हो गया नेटवर्क से, तो क्या आप वापस से उस टावर को अंदर बैक ले सकते हो? ऐसा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कॉज है। तो ऐसा जो परमानेंट है कि वो इरिवर्सिबल ही रहेगा, तो उसको हम रिवर्स बैक कैसे कर सकते हैं? तो ये एक पहला कॉज है कि नेचुरली ऐसा होता है कि वो इरिवर्सिबल ही रहेंगे कुछ चीजें। मोस्ट ऑफ इन्वॉल्व फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, सम ऑफ अदर डिसिपेटिव फोर्स, यानी जो बाहर से फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन अ सरफेस स्टॉप्स आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड लॉसेस इट्स मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द सरफेस एंड इट्स गेट्स हीटेड इटसेल्फ। मान लो कह रहा क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान देना। मान लो आप स्लाइड में इस तरीके से कुछ यहाँ पे स्लाइड है, आप गार्डन में गए और स्लाइड में आप चल रहे हो। यहाँ से जब आप मूव करके आए, ठीक है, और यहाँ पे आप मूव करके यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, बट अगर मैं कहूं कि कुछ आपने ऐसा फोर्स लगाया कि यहाँ से मूव करके और आप बीच में अपने आप को रोक पा लियो, यानी कि ये किसकी वजह से रोक पाओगे अपने आप को? फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि आपका और ये जो स्लाइड का फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वजह से आपने मिडल में अपने आप को रोक लिया, स्टॉप कर लिया। मान लो ऐसा कर लिया आपने, फिलहाल ऐसा होगा नहीं, आप एक बार यहां से चलोगे तो नीचे ही पहुंचोगे सीधे, ठीक है, बट अगर मान लो यहाँ पे आपने अपने आप को रोक लिया, स्टॉप कर लिया, तो ड्यू टू ये फ्रिक्शन की वजह से होगा। और जब फ्रिक्शन इतना तेज रहेगा, यानी कि आपका वेट अगर मान लो 60 kg है, तो 60 kg के इतना आपको फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे रुक पाओगे। तो आप फिर क्या करोगे? आपकी बॉडी से मैकेनिकल एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि इन दी फॉर्म ऑफ हीट। आपकी यहाँ पे जो नीचे का पूरा बॉडी है और यहाँ के जो नीचे का मटेरियल रहेगा स्लाइड का, वो टोटली हीटेड हो जाएगा, क्योंकि आपने जो अपना वेलोसिटी अप्लाई किया था उस वेलोसिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके बॉडी से हीट रिलीज होगी, और ये जो हीट रिलीज हुई है ये वापस से रिवर्स बैक नहीं हो सकती, बिकॉज रिवर्स बैक करना है तो आपको वापस से उसी कंडीशन में आना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, उसी सेम कंडीशन में आना पड़ेगा, और वापस से उस कंडीशन में आप कभी नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैकेनिकल हीट एनर्जी जो रिलीज होती है ये वापस से रिवर्स बैक नहीं हो सकती। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे रीजन है कि ऐसे अपने पास प्रोसेस ही है जो कि इरिवर्सिबल ही होते हैं, उन्हें कभी आप रिवर्स बैक नहीं कर सकती हो, ठीक है। कुछ पॉइंट रिमेंबर करते हैं इससे रिलेटेड कि ऑल दी स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या कि जो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस होते रहते हैं उन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। इसको आप केमिकल थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, स्पॉन्टेनिटी के बारे में।
ओके तो जो ऑल नेचुरल प्रोसेस होती हैं उसे, जैसे कि अगर सपोज मैं छोटा था पहले, ठीक है, या आप बहुत छोटे थे जब 1 ईयर के थे, तो आप बहुत छोटे थे, अब आज अगर आप 15 के हो तो नॉर्मली 1 ईयर से 15 तक में जाने के लिए अब आप वापस से 15 से 1 ईयर में चले जाओगे, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जैसे कि हीट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही जाती है, ये नेचुरल है, तो आप नेचर को चेंज नहीं कर सकते हो कि अब से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हीट हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हो। कभी भी आप अगर कोई भी हीट है और हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो ये इट्स नेचुरल प्रोसेस कि वो हायर से लोअर में ही ट्रांसफर होगी हीट हमेशा। अगर यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का 30 है तो 100 से 30 में हीट ट्रांसफर होगी ही होगी, ऐसा कभी आप चेंज नहीं कर सकते हो। नेचर में आप कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही आपके पास इतनी पावर है कि आप 30 से 100 में ऐसा कुछ बना दो कि 30 से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ टेम्परेचर चेंज होने लगे, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि ये नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल कहने का मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक बार ए से बी बन गया तो बन गया, अब बी से ए कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है इसे हम नेचुरल प्रोसेस या जो भी होंगे ऐसे जो कभी चेंज नहीं हो सकते, इन्हें हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। चलो अभी यहाँ पे कुछ अजम्पशन है, ये तो आप खुद ही रीड कर लोगे तो आपको समझ जाएगा अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं है कि अजम्पशन फॉर डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, एक बार जस्ट रीड करना ऑटोमेटिक आपको समझ जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें हम अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही है और फिर हम अपने प्रोसेस को आगे पढ़ेंगे, तो वो अजम्पशन में वैसे भी आपको आगे बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप खुद रीड कर लेना, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया है बस। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। ठीक है भाई, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, तो जब कभी भी आइसो मतलब सेम होता है, ठीक है, और थर्मल मींस होता है टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल का मतलब होगा कि जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या फिर आप उसे जीरो भी कह सकते हो। ठीक है भाई, जीरो भी तो एक नंबर है जो कि कांस्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जीरो या फिर कांस्टेंट आप कह सकते हो। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में समझते हैं क्या होता है आखिर एग्जैक्टली इस प्रोसेस में। तो प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम टेक्स प्लेस, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने बोला ना आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, और हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में कि स्टेट वेरिएबल में हम चेंज करते हैं और थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए, यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, डेंसिटी को चेंज करते हैं, इन स्टेट वेरिएबल को चेंज करके हम थर्मोडायनेमिक चेंज करेंगे, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम इन सभी चीजों को हम चेंज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो फॉर आइसोथर्मल कंडीशन हम प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, और ऐसे थर्मोडायनेमिक चेंज को, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यानी डेल्टा टी जो रहेगा ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है और टेम्परेचर कांस्टेंट या जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर मान लो जीरो कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन वी विल गेट। ठीक है, तो फॉर आइसोथर्मल कंडीशन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि डेल्टा टी हमेशा जीरो रहेगा। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर ऑलवेज क्या लेना है, जीरो लेना है। अब मान लो कोई एक स्टेट ए था और वहां पे बी स्टेट है, ए से हम बी पे आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने बोला वॉल्यूम वी आई है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, पी आई है, और यहाँ पे वॉल्यूम वी एफ है और यहाँ पे प्रेशर पी एफ है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया है कि जो अपना पी आई एंड वी आई इट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर इनिशियल स्टेट, पीएफ एंड वीएफ इट इज द वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर फाइनल स्टेट, एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जीरो है ये टेम्परेचर। अब 1 भी होता तो भी कांस्टेंट रहता है ना, नंबर तो कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, अब हमेशा याद रखना अच्छे से कि आइसोथर्मल कंडीशन के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझना। ठीक है, चलो, और प्रेशर वॉल्यूम चेंज होती है। तो फॉर इनिशियल कंडीशन पी आई वी आई क्या रहेगा, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे पी एफ वी एफ क्या रहेगा, ये भी कुछ इस तरीके से, बट सभी की वैल्यू क्या होने वाली है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। नाउ अगर ए से हम बी में जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ ए स्टेट से, ये इनिशियल स्टेट से, हम इनिशियल स्टेट से और ये फाइनल स्टेट में आए, तो भाई सम वर्क तो डन हुआ होगा, तो वो वर्क डन हमने ऑलरेडी वीडियो नंबर पार्ट 2 में देखा है। ठीक है, कि इनफाइनाइटी में जो यहाँ पे इनफाइनाइटेसिमल कंडीशन जो होती है, इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है छोटे से कंडीशन के लिए,
जो वर्क डन होता है वो dW इज इक्वल टू PdV होता है, वेयर P इज द प्रेशर, ओके, एंड जो अपना यहाँ पे dV है ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो dV क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना। और ये क्या है, प्रेशर है, ओके, इस बात को समझो। चलो, तो फिर टोटल वर्क डन क्या होगा, मतलब ए से बी में जाने के लिए स्मॉल स्मॉल पॉइंट के लिए जो अपना वर्क डन है, तो इन स्मॉल पॉइंट के लिए जो वर्क डन, मान लो यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, जब यहाँ पे अपना स्टेट था, जब यहाँ पे स्टेट था, ऐसे ग्राफ में हमने देखा था ना कैसे हम बढ़ते हैं, तो वैसे वहां पे dW इज द वर्क डन। बट फॉर होल कंडीशन, यहां से ए के बी तक के बीच में कितना होगा, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले इनिशियली वॉल्यूम वी आई था, अभी यहाँ पे वॉल्यूम वी एफ है, और पीवीडीवी वर्क है, छोटा छोटा वर्क डन पीवीडीवी हो रहा है ना, और हम वी आई से वी एफ तक गए हैं, तो इसके बीच में हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, ठीक है। चलो, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पीवीडीवी आ गया, पीवीडीवी में हम इस इक्वेशन में v से क्या कर दिए, v यानी वॉल्यूम एक नंबर है v, इससे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवीजन कर दिए, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, नीचे भी v ऊपर भी v, ठीक है। बट pv यहाँ पे क्या होता है, pv इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो pv एनआरटी हमने ले लिया और dv अपॉन v यहाँ पे इस तरीके से कुछ मिल जाएगा, ओके। अब आगे क्या होगा ये चीज समझना, तो dv अपॉन v है ये, यानी 1 अपॉन v dv, और एनआरटी क्या है, कांस्टेंट होता है। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट कॉमन लेते हैं। तो nRT फॉर आइसोथर्मल कंडीशन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो टेम्परेचर भी अपना कांस्टेंट साइड में ले लिया, और 1 अपॉन v dv आ जाएगा। जैसे डेरिवेटिव में dy बाय dx होता है, तो dx क्या बताता है कि अपना डेरिवेटिव किसके साथ होगा, वैसे इंटीग्रेशन में यहाँ पे dx होता है और यहाँ पे x नंबर जो रहेगा, जिसे यहाँ पे y है, यहाँ पे x की जगह में कुछ और हो सकता है, बट dx कांस्टेंट है। यहाँ पे ये बताता है कि किसके साथ डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे dv के साथ करना है, तो 1 अपॉन v। अब देखो डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, अगर डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x होगा, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा, nRT, और यहाँ पे log टू दी बेस 10, यहाँ पे क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बट हम लोग को मैथमेटिकली पता है कि जो log 10 होता है, log 10 का मतलब होता है ln, हम l इंटू n ऐसा लिख सकते हैं। ये log को दिखाने का एक और तरीका है, जैसे हम log लिखते हैं, log से log लिखते हैं, वैसे log टू दी बेस 10 को हम ln से दिखाते हैं, शॉर्ट में, बड़ा सा ना लिख के शॉर्ट में दिखाते हैं ln, log टू दी बेस 10, ठीक है। तो ये तो आपको समझा ना फॉर्मूला कैसे आया, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v का जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे आपको समझ के चलना है कि ln यहाँ पे मिलेगा, यानी कि log x मिल जाएगा 1 अपॉन x का। बट यहाँ पे vi से vf ये वैल्यू है, ये क्या होता है, ये अपना डेफिनेट इंटीग्रल होता है और एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनेट में क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये नहीं होती है, ठीक है। बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज रहेंगी, यानी कि एक लिमिट देते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही निकालना है। तो यहाँ पर भी आ गया vi से vf के बीच में ही हमको वर्क डन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी क्या आएगा, देखो यहाँ पे w इज इक्वल टू nRT ln vf अपॉन vi, ये vf अपॉन vi कैसे आया इस चीज को समझो पहले। तो वर्क डन इज इक्वल टू nRT था, ओके। और यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, अपने को क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ vi से लेकर के vf तक, और यहाँ पे 1 अपॉन v dv था। आगे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, nRT और अंदर ln, और यहाँ पे देखो ध्यान देना क्या आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ln v और vi से vf, फॉर्मूला लग गया इंटीग्रेशन का। अब इन वैल्यू को पुट करना है, तो nRT और यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, पहले vf पुट करो तो ln vf, फिर माइनस करते हैं और माइनस करके यहाँ पे ln vi हो जाएगा। और ये log का माइनस जब होता है तो हम अपॉन में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा nRT और अंदर क्या मिलेगा ln vf अपॉन vi। और देखो जरा यही है क्या, तो इस तरीके से हमने पुट किया है वैल्यू को। तो जब कभी भी यहाँ पे डेफिनेट होता है ना, तो ऊपर वाला पहले पुट करने का, फिर माइनस करने का, फिर नीचे वाला v की जगह में पुट करने का। यहाँ पे देखो पहले vf लगा दिया फिर vi लगा दिया, और log की प्रॉपर्टी अगर माइनस में हो तो हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी है, ln मीन्स log होता है, ठीक है, log टू दी बेस 10 ln मतलब होता है। तो ये चीज समझना नाउ। तो ये अपने को वर्क डन टोटल मिल गया, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, nRT ln vf अपॉन vi, वेयर vi इज द इनिशियल वॉल्यूम, vf इज द फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि अपना स्टेट चेंज हो रहा है, हम लोग अपने प्रोसेस में स्टेट को चेंज कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं। नाउ फॉर आइडियल गैस, अगर मान लो जो हमने ए से और बी में गए थे, उसके अंदर ए के पास जो गैस थी अब बी में कन्वर्ट हो रही है, वॉल्यूम वगैरह चेंज हो रहा है। मान लो अगर ये जो ए में गैस थी ये आइडियल गैस होती
तो क्या होता, तो आइडियल गैस हमेशा डिपेंड होता है टेम्परेचर के ऊपर, ये हमको पता है, और टेम्परेचर यहाँ पे है कांस्टेंट। तो कभी भी याद रखना अच्छे से, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब अपना टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, यानी कि जब अपना टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट देके रखा है फॉर आइसोथर्मल कंडीशन, बट फॉर आइडियल गैस के लिए कौन सी कंडीशन होती है, तो आइडियल गैस के लिए यहाँ पे टेम्परेचर जरूरी है यहाँ पे, बट यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन का प्रोसेस हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, तो जो एनर्जी होगी यानी कि जो अपना इंटरनल एनर्जी है ये क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। वाई, बिकॉज कोई भी हीट का लॉस गेन कुछ होने नहीं वाला है, तो अंदर की जो एनर्जी होगी वो 0 रहेगी, क्योंकि आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड होती है टेम्परेचर में, जितना टेम्परेचर ज्यादा या कम रहेगा उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। बट यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन के लिए हम देख रहे हैं आइडियल गैस में, मतलब आइसोथर्मल कंडीशन हम लगा रहे हैं आइडियल गैस के लिए, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर ही नहीं होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। नाउ थोड़ा सा एक और कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और जब फॉर आइडियल गैस के लिए अपना इंटरनल एनर्जी 0 है तो Q और W क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन के लिए एक बात ध्यान रखना अच्छे से कि जितना हीट गेन और लॉस करोगे उतना ही वर्क परफॉर्म करोगे, यानी वर्क और हीट गेन लॉस क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे वर्क कितना मिला था, nRT ln VF अपॉन VI। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी भी कितनी होगी, उतनी ही होगी, nRT ln VF अपॉन I, बिकॉज वर्क का वैल्यू ही इतनी होती है, यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन के लिए जितना वर्क करोगे उतनी ही हीट अंदर जाएगी, ठीक है, यानी कि हीट और वर्क एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जितना वर्क परफॉर्म करोगे उतना ही हीट अंदर आएगी, ठीक है, और जितना हीट दोगे उतना ही वर्क होगा, तो वर्क एंड हीट ऑलवेज इक्वल। क्यों क्या होता है, सिस्टम ने कितना हीट गेन किया और सिस्टम ने कितना हीट लॉस किया, ये क्यू होता है, और वी डब्ल्यू क्या होता है, ये वर्क कितना परफॉर्म किया सिस्टम ने, ठीक है। तो फॉर आइसोथर्मल कंडीशन फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन अगर आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर है तो उसके अंदर यहाँ पे Q और W क्या होगा, इक्वल रहेंगे, बिकॉज इंटरनल एनर्जी तो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए 0 होती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट बनता है, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर एंड थोड़ा सा वॉल्यूम का, मैंने इस ग्राफ को समझा भी चुका है कि यहाँ पे नीचे अगर आ रहे हो तो प्रेशर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, एंड वॉल्यूम क्या होगा आपका, इस तरह इंक्रीज होगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आइसोथर्मल कंडीशन का प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात अगर मैं करूं तो हमेशा याद रखना कि आइसोथर्मल कंडीशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी अपने पास ये इक्वेशन होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट यानी पीवी क्या हो जाएगा, पूरा टर्म कांस्टेंट। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट ही होते हैं, आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, मतलब इधर का पूरा टर्म आरएचएस साइड पूरा कांस्टेंट टर्म, यानी पीवी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि फॉर आइसोथर्मल कंडीशन पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा टी ऑलवेज इक्वल टू 0, बिकॉज टेम्परेचर इज, यहाँ पे प्रोसेस जो होगा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और सारी चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। एंड फॉर आइडियल गैस इक्वेशन डेल्टा यू क्या रहेगा, 0। व्हाई डेल्टा यू 0, बिकॉज आइडियल गैस जो होती है, आइडियल गैस की जो एनर्जी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। और आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर ही यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यानी 0 होता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर ही अपना 0 हो गया तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, वो भी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जब टेम्परेचर ही नहीं है तो इंटरनल एनर्जी 0 ही रहेगी ना, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी 0 रहेगी और कोई भी चेंज होगा नहीं इंटरनल एनर्जी में, ना हीट गेन होगी ना हीट लॉस होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो कोई भी यहाँ पे हीट का चेंज नहीं होने वाला है, और इसीलिए Q इज इक्वल टू W होता है, और जो वर्क होता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V। आप W को यहाँ पे P dVV ले सकते हो, डेल्टा V और dV में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये टोटली अपना आइसोथर्मल कंडीशन की बात यहाँ पे कंप्लीट हुई, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल की यहाँ पे जो 5 बातें हैं इसे अच्छे से याद रखना। आइसोथर्मल में टेम्परेचर 0, और अगर आपने मेरा सेकंड और यहाँ पे थर्ड वीडियो देखे हो तो आपको सारा लॉजिक पता होगा कि कब टेम्परेचर 0 रहेगा तो क्या होता है, हीट कब गेन होती है, कब लॉस होता है, कब पॉजिटिव निगेटिव, वर्क निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, सिस्टम में क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो बस आपको 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखते रहना है, जिससे कि आपको फायदा हो। तो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेल्टा टी 0 होता है, डेल्टा यू भी 0 रहेगा, क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू रहेगा, और वर्क क्या रहेगा, पी डी डेल्टा वी। तो ये आइसोथर्मल कंडीशन का है।
और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने जो देखा वो तो नॉर्मल था, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा समझ के आपको चलना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारी चीजें, ठीक है। सो अभी गाइज यहाँ पे ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आगे के प्रोसेस नहीं बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का प्रोसेस जरूर बता दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि अपना वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सोचो हमने ओनली 2 प्रोसेस सीखे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वाला और आइसोथर्मल कंडीशन। अब हम अगले वीडियो में आइसोबेरिक प्रोसेस देखेंगे और आइसोकोरिक प्रोसेस इन साइक्लिक और यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन वाला। ये चारों प्रोसेस को हम आगे समझेंगे, ओके। तो इन चीजों को थोड़ा समझ के रखो और इन वीडियो को मिस मत करो, हो सके जितने बार रिपीट करके हो सके बस वॉच करो। और वीडियो देखने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक को रीड जरूर करना, जो टेक्स्ट बुक है तुम्हारी उस टेक्स्ट बुक को रीड जरूर करना, ठीक है। वीडियो देखो, उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करो, फिर एक बार वीडियो देखो, बस 3 काम करना है और आपका चैप्टर डन। फिर सीधा एक्सरसाइज में जंप करना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपका काम बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना अच्छे से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट करो या टेलीग्राम में कांटेक्ट करो या फिर यहाँ पे ईमेल करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।